पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए भिंडी की फसल में जरूरी कार्य। गिनी फाउल पक्षी के पालन से कमाई मुनाफा। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई भिंडी की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बढ़वार और फलन की अवस्था पर है। लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे कि खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन तथा पौध संरक्षण उपाय आदि। तो किसान भाई इन्हीं सब कार्यों को कब और किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं भोपाल के कृषि विशेषज्ञ रतनदीप सोनी। भिंडी फसल में समसामयिक प्रबंधन क्या क्या होना चाहिए। ये अभी वर्तमान में ग्रीष्मकालीन फसल भिंडी की लगी हुई है, जो कि पुष्पन अवस्था में है। जैसा कि आप देख रहे हैं फसल को पुष्पन अवस्था में है और भिंडी के फल भी आ रहे हैं। सिंचाई एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर ग्रीष्मकालीन भिंडी की फसल में, और ये पहलू को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि फसल पोषक तत्व खेतों से तरल रूप में लेती है, तो नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस सिंचाई की व्यवस्था खासकर सब्जी वर्गीय फसलों में, भिंडी में, ये विशेष ध्यान रखना है कि 50% नमी खेत में रह जाए। उसी समय यदि सिंचाई करेंगे तो पानी की मात्रा भी कम लगेगी और पानी की कमी का सामना हमारी फसल नहीं कर पाएगी। तो सिंचाई प्रबंधन में इस चीज़ का ध्यान रखना है। और चूँकि फसल ऊपर आच्छादित हो जाती है, यदि आपके पास व्यवस्था है तो इसमें टपक सिंचाई की भी व्यवस्था की जा सकती है, जिसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। और यदि बहुत बड़े एरिया में लगा रखा है तो हाँ, स्प्रिंकलर से भी पानी देके एक समान फैलाव किया जा सकता है। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में कई तरह की खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और कीट रोग लगने का भी डर रहता है। इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई फसल बुआई के 15 से 20 दिन के बाद की जाती है और इसकी निराइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल पर करना होता है, जिससे फसल का उचित विकास होता है और भिंडी का अधिक उत्पादन मिलता है। तो नाइट्रोजन पोषक तत्व की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो उसका छिड़काव माने खेत के अंदर आप कर सकते हैं और टॉप ड्रेसिंग करें। और टॉप ड्रेसिंग में ये मात्रा जो निर्धारित करना है कि यूरिया की मात्रा होगी कम से कम 40 किलो प्रति एकड़। इस हिसाब से टॉप ड्रेसिंग करें, और वो भी करें सिंचाई करने के बाद जब चलने लायक स्थिति हो। और जल विलेय उर्वरक का छिड़काव करना है NPK 19-19-19
या 20-20-20 या 18-18-18 जो भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इनका उपयोग हम कम से कम 125 लीटर पानी में 1 किलो का पाउडर को घोल के, इस घोल को इस परसेंटेज में भिंडी की फसल में आपको डालना है, तो पोषक तत्वों का ह्रास होता है। तो यदि ऐसी स्थिति है तो हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। पर्णी छिड़काव होगा। ये पर्णी छिड़काव जो हम करेंगे सुबह 10 बजे के बाद करेंगे। किसान भाइयों, भिंडी की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुंचाया जाता है। यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो भिंडी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, जिससे आपको भारी नुकसान होगा। इसलिए आप इसकी पहचान कर नियंत्रण जरूर करें। इसके बाद पौध संरक्षण की बात आती है। तो पौध संरक्षण में इसमें जो फल लगते हैं भिंडी के, उनमें कीड़े की एक जो है वयस्क कीड़े अंडे दे देते हैं, और जिसके कारण फ्रूट बोअर, तो वो नुकसान करता है और इस तरह से उसके अंदर इल्ली हो जाती है, तो उसका बाज़ार भाव भी कम हो जाता है। और ऐसा होने से कीमत भी कम हो जाती है और कीड़ों का प्रकोप दिनों दिन बढ़ने लगता है। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। इन इल्लियों के नियंत्रण के लिए खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। इसके अलावा रात्रि के समय खेत में प्रकाश प्रपंच की भी व्यवस्था होनी चाहिए और इल्लियों की शुरुआती अवस्था में जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो इनकी रासायनिक नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट दवा की 10 ग्राम मात्रा को 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरा, रस चूसक कीट लगते हैं जो कि रोग व्याधि को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो रस चूसक कीटों में है सफ़ेद मक्खी। तो ये सफ़ेद मक्खी कीट जो है ये रस चूस के नुकसान पहुंचाते हैं और एलोवेन मोजेक बीमारी को बढ़ाते हैं। और यदि जो पत्तियां हल्की पीली पड़ने लगी हैं, ऊपर की पत्तियों में ज़्यादा असर होता है, क्योंकि ये रस चूसक कीट कोमल पत्तियों से रस चूसता है, फिर रोग का नियंत्रण भी नहीं हो पाएगा और पत्तियां पीली पड़ने के कारण जो समस्या आएगी कि भोजन पदार्थ का निर्माण पीली पत्तियां नहीं करती, हरी पत्तियां कर पाती हैं। तो पीली पत्तियों की संख्या बढ़ने रोग बढ़ेगा और पौधा रोगग्रस्त हो जाएगा और उसका फलन जो है कम हो जाएगा। तो ये बड़ी नुकसानदायक बात होती है। तो इनका ध्यान रखना है। तो इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का 165 ml प्रति हेक्टर की दर से पानी में घोल बना के छिड़काव करते हैं। और इसके पानी की जो मात्रा है वो ट्रैक्टर वाला यदि आपके पास पंप है तो उसमें आप 500 लीटर, और यदि पीठ वाला पंप है तो 650-700 लीटर या 1000 लीटर भर तक भी ले सकते हैं। और ये कीटनाशकों का जो छिड़काव किसान भाई करेंगे तो इसमें जो नोजल होगा, कोन नोजल का इस्तेमाल करें जिसमें गोल फुहार होती है, और इनका असर 10 से 15 दिन तक रहता है। तो आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन में दूसरा छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। किसानों के लिए केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा तोहफा। खरीफ सीजन के लिए 1,08,000 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान, नहीं बढ़ेगी खाद की कीमत। कर्नाटक में सीएम के नाम पर जारी है घमासान। डीके शिव कुमार का डिप्टी सीएम पद से भी इनकार। शिव कुमार को मनाने में जुटा कांग्रेस आलाकमान। महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। पार्टी के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर धमाके की एनआईए जांच पर बड़ी बीजेपी अड़ी। शुभेंदु अधिकारी ने वारदात वाले इलाके का लिया जायजा। G20 सम्मेलन को लेकर पुलवामा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। विशेष चौकियों से रखी जा रही नजर। जगह जगह हो रही चेकिंग। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
कृषि से जुड़े व्यवसायों में गिनी फाउल पक्षी का पालन आज किया जाने लगा है और इसका पालन अंडा और मांस के लिए किया जाता है। इस पक्षी के पालन में मुर्गी पालन की तुलना में रोग कम लगते हैं और इनके खान पान पर खर्च भी कम आता है। तो आइए गिनी फाउल पक्षी के पालन पर विस्तार से जानते हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर सुशील प्रसाद से। इसमें जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं, पोल्ट्री ख़ास तौर से आम तौर पर लोग पोल्ट्री कहते हैं, मुर्गी के लिए सिर्फ करते हैं, लेकिन पोल्ट्री कहने का तात्पर्य हमारा सिर्फ मुर्गियों से ही संबंधित नहीं है। इसके अंदर में बत्तख भी है, टर्की भी है, गिनिया फाउल जिसको चाइना मुर्गी कहते हैं वो भी है, या तेतरी भी कहा जाता है। गिनी फाउल का पालन कम पूंजी वाले किसान बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन आसपास अच्छी जगह होनी चाहिए जहां ये पक्षी घूम फिर सके और बाहरी चीजें खा सके। इससे इनके आहार का खर्च भी कम हो जाता है और तेजी से विकास होता है, जो खास तौर से उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है जहां पर चरने की व्यवस्था हो, क्योंकि ये चाइना मुर्गी यानी गिनी फाउल एक ऐसा पक्षी है जो कि स्कैवेंजिंग कहते हैं, जिसको हम चरने के इसमें अगर आपके पास कोई घेरा हो उसके अंदर में रख करके चरा करके इसका पालन कर सकते। इस पक्षी को अर्ध सघन बिछाली व्यवस्था में पालना सही रहता है। यह बहुत चंचल पक्षी होता है और घूमते रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनकी आवास में अच्छी जगह होनी जरूरी है। तो गिनी फाउल आजकल पहले ये कहीं कहीं पर देखने को मिलता था, लेकिन अब इसका पालन भी मुर्गियों की तरह ही किया जा रहा है। तो गिनी फाउल के में अंडा देने की क्षमता भी अधिक है, लेकिन ये मौसमी अंडा देने वाली पक्षी हैं। अप्रैल से जैसे देना शुरू किया सितंबर तक, तो ये इनका अंडा भी थोड़ा नुकीला होता है एक तरफ और चौड़ा होगा दूसरी तरफ। इसके अंडे में कोलेस्ट्रॉल, जो आजकल कहते हैं कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो लेकिन गिनी फाउल एक ऐसा पक्षी है जिसके अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही कम है। दूसरी बात है कि मार्केट की जहाँ तक बात है, तो मार्केट में अब जो है इसका मीट भी इसका आपको खास करके जो लोग खस्सी का मीट पसंद करते हैं, तो उस तरह से ये खस्सी और मुर्गे के मीट के बीच के तरह का आपको इसमें ये इसका मीट होता है। इसलिए इसका डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो भी मुर्गी पालक इससे जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं। इसका मांस और अंडा रुचिकर होता है और कोलेस्ट्रॉल कम होने के कारण इसकी मांग अच्छी रहती है। ऐसे में अंडा या मांस बेचने में कोई समस्या भी नहीं आएगी। इसके 3 वैरायटी हैं। 3 वैरायटी में एक वैरायटी जो कि आप ज़्यादातर जगहों पर आप देखते होंगे कि चितकबरा टाइप का होता है, जैसे काला है उस पर सफ़ेद बिंदा बिंदा करके होगा, तो ये जिसे हम कहते हैं वाइट। और एक स्लेटी कलर का होता है जिसे हम कहते हैं लेवेंडर। तो ये 3 प्रजातियां इसकी है। इनके रंग के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। और इसका पालन के लिए आप जिस तरह से मुर्गी पालन कर रहे हैं, अगर आप के पास व्यवस्था चराने की नहीं हो तो आप इसके मुर्गियों की तरह भी पालन कर सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल बंद करके मत रखिए। इसके साथ इसके घूमने के लिए जगह चाहिए। इसमें इनका बढ़वारी भी अच्छा होता है, अंडा उत्पादन भी ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा कि इस पक्षी के आहार पर खर्च कम आता है, लेकिन अगर आवास में रहकर पालन करते हैं तो खर्च भी बढ़ेगा और इनका विकास भी धीरे ही होगा। इसलिए इनको रोज 4 से 5 घंटे घूमकर खाने के लिए जरूर छोड़ें। ये फसलों को नुकसान बिल्कुल नहीं करते हैं और 50% तक आहार का खर्चा बचता है। बाहर खाने के बावजूद भी इनको घर में भी आहार जरूर दें।
इनको वही आहार दिया जाता है जो मुर्गियों को दिया जाता है। जो मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर, ग्रोअर, लेयर, ये 3 फेज का जो दाना है मुर्गी का आहार है, वही आहार आप इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बीमारियों का भी प्रकोप कम है कि जो भी अगर इसका मरना होगा, अगर आपने इसका चूजों का प्रबंधन सही कर लिया तो समझिए बड़े होने के बाद इनमें मृत्यु दर बिल्कुल ही कम है। अगर 100 पक्षियों से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो इतने पक्षियों को रखने के लिए 15 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती है, जिस पर आवास बनाने में 30,000 रुपए का खर्च आएगा, जो कि कई सालों तक चलेगा। इस पक्षी को मांस के लिए तैयार होने में लगभग 3 से 4 माह का समय लगता है। इस दौरान एक पक्षी पर बूडर, चूजे, खाने के बर्तन, आहार, बिजली, दवा और अन्य खर्च लगभग 75 रुपए प्रति पक्षी आता है। इस प्रकार 100 पक्षियों पर 7,500 रुपए खर्च होते हैं और एक पक्षी लगभग 150 रुपए में बिकता है, जिससे 15,000 रुपए की कुल आय 1 लाख से होती है। लागत निकालकर शुद्ध लाभ लगभग 7,500 रुपए 1 लाख से होता है और एक साल में लगभग 3 लॉट आसानी से निकलता है, जिससे साल की कुल शुद्ध आमदनी 100 पक्षियों से 22,500 रुपए होती है। इसके अलावा आप चाहें तो इनसे अंडे का उत्पादन भी ले सकते हैं। 7 से 8 माह बाद अंडे का उत्पादन भी होने लगता है और एक साल में लगभग 100 अंडों का उत्पादन होता है और एक मादा 3 साल तक अंडे देती है, जो कि अपने जीवन काल में लगभग 250 अंडे तक देती है। इससे भी मुनाफा ले सकते हैं। इसके अलावा इनसे हैचिंग कराकर चूजों का खुद पालन कर सकते हैं और उन्हें बेचकर मुनाफा और भी कमाया जा सकता है। ये देखिए, इसके लिए अगर इन्हें चूजों की प्राप्ति के लिए गिनी फॉल का फार्म और कहीं पे तो इस तरह का फार्म है नहीं। आपको इज्जत नगर बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर आपको संपर्क स्थापित करेंगे तो गिनी फॉल का चूजा या अंडा वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। किसानों के लिए केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा तोहफा। खरीफ सीजन के लिए 1,08,000 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान, नहीं बढ़ेगी खाद की कीमत। कर्नाटक में सीएम के नाम पर जारी है घमासान। डीके शिव कुमार का डिप्टी सीएम पद से भी इनकार। शिव कुमार को मनाने में जुटा कांग्रेस आलाकमान। महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। पार्टी के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर धमाके की एनआईए जांच पर बड़ी बीजेपी अड़ी। शुभेंदु अधिकारी ने वारदात वाले इलाके का लिया जायजा। G20 सम्मेलन को लेकर पुलवामा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। विशेष चौकियों से रखी जा रही नजर। जगह जगह हो रही चेकिंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला छिंदवाड़ा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में घने से साफ बादल छाए रहने और बहुत ही हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा पश्चिम दिशा से बहने एवं
13 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आपकी अधीनस्थ समितियों में खाद का पर्याप्त भंडारण किया जा चुका है। आगामी खरीफ सीजन के लिए खाद की पूर्ति के लिए अभी से खाद परमिट के माध्यम से अग्रिम वितरण शुरू किया जा चुका है। किसान भाइयों समिति से परमिट कटाकर जल्द से जल्द खाद का उठाव कर लें ताकि आने वाले खरीफ सीजन में कोई परेशानी न हो। किसान भाई इस समय मिट्टी की जांच करवाएं। इसके लिए खेत की मिट्टी उन जगहों से ना लें जहां पर पेड़ हो या फिर गोबर की खाद वाली जगह हो। खरीफ फसलों की बुआई से पहले खेत की एक बार गहरी जुताई अवश्य करें, जिससे मिट्टी हल्की हो जाती है और घास और खरपतवार के बीज नष्ट हो जाते हैं। इससे कीड़े और उनके अंडे व बीमारियों के जीवाणु ऊपर आकर तेज धूप में नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी में वायु का संचार बेहतर होता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। गहरी जुताई मानसून आने के 45 दिन पहले करें, जिससे धूप में बहुवर्षीय घास और खरपतवार सूख सकें। अतः किसान भाई मई व जून माह में खेत की गहरी जुताई अवश्य करें। जिन स्थानों पर अभी पिछले माह गन्ने की बुआई की गई है उन खेतों में अंधी गुड़ाई करें। नवंबर माह में बोई गई गन्ने की फसल में निराई गुड़ाई करें और जिन खेतों में गन्ने की फसल घुटने तक आ गई है उन खेतों में निराई गुड़ाई करने के उपरांत नाइट्रोजन की शेष मात्रा का आधा हिस्सा डालकर मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करें। गन्ने की फसल में पायरेला कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के हमले की संभावना है, इसलिए किसानों को डायमेथोएट 30 EC दवा की 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर या मिथाइल ओडिमेटान 25 EC 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। आगामी दिनों के मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जानवरों को छायादार बाड़े में रखें और नियमित रूप से शुद्ध एवं ठंडा पानी जानवरों को दिन में 3 बार पिलाएं। दुधारू पशुओं को हरा चारा 25 किलोग्राम प्रति पशु व संतुलित आहार एवं मिनरल की आपूर्ति के लिए 50 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन मिनरल मिश्रण की खुराक दें। जैसे कि अभी ज्ञात हो रहा है कि पुनः पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण दिखाई दिए हैं, अतः इसके रोकथाम के लिए किसान भाई बताए जा रहे इन सुझावों को अपनाएं। यह एक वायरस जनित बीमारी है जो कि पशुओं को किलनी, पिस्सू और मच्छरों से फैलती है, अतः पशुओं की सतत निगरानी करते रहें। साथ ही साथ पशुओं को किलनी, पिस्सू एवं मच्छरों से मुक्त रखें। यदि किसी भी जानवर में लंपी वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत ही दूसरे जानवरों से अलग कर दें और नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम रोहता, जिला इटारसी के किसान जुगल कुमार ने। आप पशुओं में होने वाले खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं, तो जुगल कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम FMD के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मुंहपका खुरपका रोग के प्रमुख लक्षणों की।
तो इस रोग के आने पर पशु को तेज बुखार हो जाता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। मुंह से तमाम लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाले का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इस दौरान पशुओं को मुलायम और सुपाच्य भोज दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। इस सिद्धांत पर आप 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को मुंहपका खुरपका रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आपके पशुओं में ये बीमारी आए ही नहीं और आपका पशुपालन व्यवसाय अच्छी तरह से चलता रहे। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।